तो कहानी शुरू होती है एक परफेक्ट दिखने वाले कपल से, निक और एमी। बाहर से उनकी शादी आइडियल लगती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये इल्यूजन टूटने लगता है। उनकी शादी की 5वीं एनिवर्सरी पर सब कुछ बदल जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है निक के मोनोलॉग से, जहां वो एमी के बारे में बात करता है। वह कहता है कि कभी कभी उसका मन करता है एमी का सिर खोलकर ये देखे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये ओपनिंग सीन ही फिल्म की थीम को सेट कर देता है, मिस्ट्री और कॉम्प्लेक्सिटी। इसके बाद हम निक को देखते हैं, जो अपनी ट्विन सिस्टर मार्गो के साथ एक बार में है। दोनों का रिलेशनशिप बहुत क्लोज है और यहाँ निक अपने ट्रबल्ड मैरिज के हिंट्स देता है। वह एमी को एक चैलेंजिंग पार्टनर कहता है, लेकिन ऑडियंस को यहाँ तक कोई अंदाजा नहीं है कि यह शादी कितनी टॉक्सिक होने वाली है। स्टोरी का पहला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब निक घर लौटता है और देखता है कि एमी गायब है। लिविंग रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वहां स्ट्रगल हुई हो। पुलिस को बुलाया जाता है और केस को इनिशियली एक किडनैपिंग समझा जाता है। डिटेक्टिव रोंडा बोनी और ऑफिसर जिम गिल्पिन केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। निक के काम बिहेवियर और लैक ऑफ इमोशन को लेकर उन पर शक बढ़ने लगता है। यहाँ ऑडियंस भी सोचने लगती है कि क्या सच में निक अपनी वाइफ की डिसअपीयरेंस के पीछे है। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ फिल्म फ्लैशबैक्स के जरिए एमी की साइड दिखाती है। उसकी डायरी में हमें उसकी और निक की लव स्टोरी के बारे में पता चलता है। कैसे वे पहली बार मिले, उनकी शादी और फिर धीरे धीरे उनकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। डायरी एंट्रीज में एमी खुद को एक परफेक्ट वाइफ के रूप में दिखाती है, लेकिन साथ ही निक की बेरुखी, चीटिंग और उनकी शादी में बढ़ते टेंशन्स के बारे में भी लिखती है। डायरी के आखिरी पेजेस सुझाव करते हैं कि निक फिजिकली अब्यूसिव था और शायद उसने एमी को मार दिया। केस मीडिया में वायरल हो जाता है और निक की इमेज पूरी तरह खराब हो जाती है। एमी के पेरेंट्स, जो अमेजिंग एमी नाम की बुक्स लिखते हैं, अपनी बेटी की डिसअपीयरेंस को लेकर पब्लिक में सिंपैथी गैदर करते हैं। दूसरी तरफ निक का अफेयर उसकी स्टूडेंट एंडी फिट्जजेरल्ड के साथ रिवील हो जाता है, जो उसे और भी सस्पिशियस बना देता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एमी मरी नहीं है, उसने अपनी डिसअपीयरेंस को खुद स्टेज किया है। एक इलैबोरेट प्लान के तहत उसने सारे क्लूज और एविडेंस छोड़कर निक को गिल्टी दिखाने की पूरी कोशिश की। एमी अपने प्लान में पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। उसने फेक डायरी लिखी, अपने खून का सैंपल छोड़ा और नेबर्स को उनके मैरिटल इश्यूज के बारे में हिंट दिए। उसकी प्लानिंग इतनी डिटेल्ड है कि कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता। एमी अपनी कार में बैठकर अपनी नई लाइफ शुरू करती है। वह कैश लेकर भागती है और एक मोटेल में रुकती है, लेकिन यहां पर उसकी स्टोरी में एक कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। उसके साथ रहने वाले लोग उसका पैसा चुरा लेते हैं। इसी डेस्परेशन में वह डीसी कॉलिंग्स के पास जाती है। एक पुराना लवर जो उससे ऑब्सेस्ड है, लेक हाउस में ले जाता है, जहां वह उसे ट्रैप कर लेता है। दूसरी तरफ निक अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए मीडिया का सहारा लेता है। वह एक इंटरव्यू में एमी को डायरेक्टली मैसेज भेजता है, उसे वापस लौटने के लिए प्रोवोक करता है। यह सीन दर्शाता है कि निक भी कितना मैनिपुलेटिव हो सकता है। एमी अपनी कनिंग नेचर से डीसी को मैनिपुलेट करती है। वह उसे मारकर उसके डेथ को सेल्फ डिफेंस के रूप में फ्रेम करती है। वापस घर लौटकर वह खुद को एक विक्टिम और हीरो के रूप में पेश करती है। मीडिया और पुलिस उसकी कहानी को पूरी तरह मान लेते हैं। निक जानता है कि एमी झूठ बोल रही है, लेकिन उसके पास उसे कन्फ्रंट करने का कोई तरीका नहीं है। एमी उससे कहती है कि उसने ऐसा सब कुछ इसलिए किया ताकि वो फिर से एक साथ रह सके। निक के पास उसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। फिल्म का अंत एक डिस्टर्बिंग नोट पर होता है। निक और एमी साथ रहते हैं, लेकिन उनकी शादी पूरी तरह झूठ और मैनिपुलेशन पर बेस्ड है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ऑडियंस को एक अनईजी फीलिंग के साथ छोड़ती है। गॉन गर्ल का एंडिंग एक डिस्टर्बिंग येट फैसिनेटिंग नोट पर खत्म होता है। कहानी यहां अपने सबसे कॉम्प्लेक्स और ट्विस्टेड डायनामिक्स रिवील करती है। एमी के रिटर्न और निक के एक्सेप्टेंस से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या ये लव है या सिर्फ मैनिपुलेशन का एक और लेवल? एमी की रिटर्न स्टोरी इटसेल्फ एक बड़ी चेस मूव है। डेजी कॉलिंग्स, जो उसे बचाने की कोशिश करता है, एमी के गेम का पॉन बन जाता है। एमी ने डीसी की ऑब्सेशन को एक्सप्लॉइट किया, उसे सिड्यूस किया और फिर ब्रूटली मर्डर कर दिया। डीसी के खून में लथपथ एमी जब निक के पास लौटती है तो वो खुद को एक विक्टिम और हीरो दोनों के रूप में पेश करती है। मीडिया और पुलिस एमी की फेक स्टोरी को पूरी तरह से बिलीव कर लेते हैं।
डीसी को एक कंट्रोलिंग और अब्यूसिव लवर बताया जाता है जिसने एमी को कैद में रखा था। उसकी कहानी इतनी परफेक्ट है कि कोई उसे क्वेश्चन नहीं करता। ये दिखाता है कि एमी न सिर्फ मैनिपुलेटिव है बल्कि अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है। निक, जो सच जानता है एमी की इस मूव से शॉक्ड और ट्रैप्ड है, वो मीडिया के सामने एक लविंग हस्बैंड की तरह बिहेव करता है, लेकिन प्राइवेटली वो जानता है कि एमी ने उसे एक ऐसे खेल में फंसा दिया है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता। एमी ओपनली एडमिट करती है कि उसने डीसी को मारा और निक को वापस पाने के लिए पूरी प्लान बनाई, लेकिन एमी की ये कन्फेशन सिर्फ निक के लिए है। यही उनकी ट्विस्टेड मैरिज की सबसे बड़ी खूबी है। दोनों एक दूसरे की डार्कनेस को जानते हैं और शायद इसी वजह से साथ भी है। एमी का सबसे बड़ा और आखिरी मूव है उसकी प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट। निक जानता है कि एमी ने उसे मैनिपुलेट करने के लिए यह भी झूठ बोला होगा, लेकिन वो इस फैक्ट से भाग नहीं सकता कि अब एमी के साथ रहने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एमी अपनी प्रेगनेंसी के जरिए निक को परमानेंटली ट्रैप कर लेती है। निक, जो शुरू में एमी को एक्सपोज करने की सोचता है, इवेंचुअली सरेंडर कर देता है। एमी उसे रिमाइंड करती है कि उनके बीच एक कनेक्शन है जो किसी और के साथ पॉसिबल नहीं है। फिल्म का अंत एक अनईजी और हॉन्टिंग नोट पर होता है। निक और एमी साथ रहते हैं, लेकिन उनकी शादी लव या ट्रस्ट पर नहीं, बल्कि म्यूचुअल मैनिपुलेशन और टॉक्सिसिटी पर बेस्ड। निक जानता है कि एमी डेंजरस है, लेकिन डीप डाउन वो भी उसके ट्विस्टेड गेम्स का हिस्सा बनना चाहता है। एमी को भी निक जैसा पार्टनर चाहिए, कोई जो उसकी कनिंग नेचर को चैलेंज करे और उसके गेम का हिस्सा बने। गॉन गर्ल का एंडिंग सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, बल्कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स की डार्केस्ट साइड्स को एक्सप्लोर करता है। ये दिखाता है कि कुछ रिलेशनशिप्स लव से नहीं, बल्कि पावर और कंट्रोल की डायनामिक्स से सरवाइव करते हैं। एमी और निक दोनों फ्लॉड और मैनिपुलेटिव हैं, और शायद यही उन्हें एक दूसरे के लिए परफेक्ट बनाता है।